हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास 12 बायो का चैप्टर नंबर 1 है जीवों में जनन, इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो हम लोग का जो बायो का बुक है उसमें मैक्सिमम जो है वह 13 या 15 जो चैप्टर दिए गए हैं। टोटल जो है हम लोग का 16 चैप्टर है। तो पहला जो है वह, जैसे हम लोग का जो चैप्टर है जीवों में जनन, तो जनन जो चैप्टर है वो मैक्सिमम 4 चैप्टर है। एक जीवों में जनन, पुष्पी पादपों यानी पुष्प में जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये लेकर के हम लोग के पास 4 चैप्टर हो गए। उसके बाद अनुवांशिकी तथा विकास, ये जो है वह ये 3 चैप्टर हैं। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण के बारे में जो है वो हम लोग का 3 चैप्टर है। और उसके बाद जो है वो जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी जो है वो 2 चैप्टर है। और पारिस्थितिकी में जो है वो 4 चैप्टर है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वह हर एक सेशन में एक्सप्लेन करेंगे एक एक चैप्टर करके। तो जनन जनन जो इकाई है, जनन जो हम लोग का चैप्टर है, उसके अंदर पहला चैप्टर जो है वह जीवों में जनन। तो जीवों में जनन को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और हम लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि जनन किसे कहते हैं, जनन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो साथ में हम लोग नोट्स भी देखेंगे और साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी भी लेकर के चलेंगे। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आई होप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है, तो वो ज़रूर कर लें। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वह है जीवों में जनन। तो ये चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जनन किसे कहते हैं। तो जनन का मतलब हुआ कि जनन मतलब क्या होता है कि जनन एक ऐसी विधि है जिसमें क्या करता है, एक समान संतान को उत्पत्ति करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, पहले समझते हैं हम लोग। जैसे कि मानव को देख लीजिए, मानव जो है वो क्या है, एक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाते रहते हैं। जैसे में हम लोग के दादा, फिर पापा, फिर हम, फिर हमारे बाद हमारे बच्चे, फिर उसके बाद वो, उसके बाद वो। तो ये क्या है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी है। तो ये किसके कारण पीढ़ी बन रहा है, तो जनन के कारण। किसके कारण, जनन यानी रिप्रोडक्शन के कारण जो है वो क्या है, एक पीढ़ी बन रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलते आ रहा है। तो पीढ़ी जो है वह जनन प्रोसेस से कंप्लीट होता है। ये जो है वह मानव में, मतलब हर एक एनिमल में होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, मतलब पौधे में भी होते हैं और जंतु में भी पाए जाते हैं। तभी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो आता ही रहता है। नहीं तो ऐसा अगर जनन नहीं होता तो एक पीढ़ी, मान लो जैसे कि ह्यूमन का ही है, मानव का ही है, तो मानव जो है वह मतलब अभी हुआ, मतलब एक पीढ़ी चला, उसके बाद अगर जनन नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जनन होना बंद हो गया तो ये जो है वो संसार वो ख़त्म हो जाएगा। तो जनन से ही संसार है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वो क्या है, मतलब जीवित रहने योग्य बनाता है। एक पीढ़ी चला गया तो दूसरा पीढ़ी जीवित है, अगर दूसरा पीढ़ी है तो फिर तीसरा पीढ़ी आएगा। तो इस प्रकार से जो है वो क्या है, जनन की प्रोसेस होती है। तो मैंने यहाँ आप लोग को 2 तरह से मतलब इसके परिभाषा बताए हैं कि पहला तो हो जाएगा कि जीवों में अपने संतान, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसी को ही जनन कहा जाता है। मतलब जनन एक ऐसी विधि है जिसमें क्या है, अपने संतान शिशु को जन्म देता है। जैसे एक इंसान है तो वो इंसान को ही जन्म देता है, ऐसा नहीं कि कोई एनिमल को जन्म देता है। कोई एनिमल है, जैसे मान ले गाय, गाय जो एनिमल है, तो वो जो क्या है, अगर वो जनन करता है यानी अगर वो किसी को जन्म देता है तो वो कैसा, अपने समान को ही देता है, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो। तो वो गाय का ही बच्चा हुआ ना, कोई ह्यूमन बीइंग का बच्चा तो होता नहीं है। तो जनन जो है वो अपने समान देते हैं। लक्षण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अपने समान ही देते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं जनन। और दूसरा हो जाएगा कि जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। जनन जो है वह एक पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब क्या करता है, पीढ़ी को बनाए रखता है। जैसे अगर यहाँ से ये पीढ़ी शुरुआत हुआ तो ये आगे बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या है, बनाए रखता है। तो आगे देखिए, आगे है, अब जानते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है, टाइम। जीवन अवधि का मतलब वह लाइफ टाइम, मतलब कितना दिन जीवित रहा। तो जीवन अवधि जो है वो क्या है, जीव के जन्म से लेकर
जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो समकाल होती है, काल जीवन अवधि क्या है, मतलब ये जो है वह क्या है, जन्म से लेकर के जीव का जब जन्म लेता है उस समय से लेकर के जब तक वो मतलब जीवित रहता है, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है उस टाइम तक, यानी उस मृत्यु तक के जो काल होती है उसी को ही बोलते हैं जीवन अवधि। मतलब कोई भी जीव जब जन्म लेता है यानी बॉर्न करता है तब से लेकर उसकी प्राकृतिक डेथ तक, मतलब ये नहीं कि बीच में वो सुसाइड कर लिया या फिर कुछ भी, तो प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए उस समय तक के काल को ही जीवन अवधि कहा जाता है। तो जीवन अवधि की जो मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो याद रखिए जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जो होता है वो जीवन अवधि कहलाता है। बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, तो ये बात याद रखिए। तो देखिए जीवन अवधि की कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे जब वो बॉर्न किया तो बहुत छोटा सा रहा, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, 5 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 10 ईयर्स का हुआ, 12 ईयर्स का हुआ, फिर 20 ईयर्स का हुआ, फिर 30 साल का हुआ। तो ये सब जो प्रोसेस है वो कई सारी अवस्थाएं में होती है। तो पहला हम लोग देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था हो गया जनन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जनन की प्रारंभिक अवस्था पूछा गया है तो किशोरावस्था कहलाता है। तो जनन की जो मतलब पहले शुरुआती जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था हो गया। जैसे कि 10 या 12 ईयर्स में जो है वो लड़की जो है वो क्या है, लड़की को अंडाशय जो है वो फटने लगता है, बन करके और फटने लगता है, जिसे मासिक चक्र कहा जाता है, जो हर महीने होता है, हर 28 दिन पर प्रोसेस होता है। और लड़कों में जो है वो क्या है, गला कंठ जो है वो क्या होता है, वो फटने लगता है, जैसे कि उसका आवाज़ जो है वो एकदम भारीपन आने लगता है, उसकी मतलब उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो जो है वो क्या अवस्था हो गई, वो किशोरावस्था हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा है परिपक्वता। परिपक्वता में हो जाएगा, इस अवस्था में जीव प्रजनन करता है। इस अवस्था में क्या है, जीव प्रजनन करता है यानी रिप्रोडक्शन करता है। यह अवस्था किशोरावस्था के अंत अवस्थाएं होती है। मतलब किशोरावस्था के शुरुआती तौर को बोलते हैं किशोरावस्था, लेकिन जब वो अंत हो जाता है, किशोरावस्था जब अंत हो जाता है और जब जीव जो है वो प्रजनन करने लगते हैं, तो इस अवस्था को परिपक्वता कहते हैं। और तीसरा देखिए, तीसरा है काल प्रभम यानी जीर्णता बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं अर्धायु काल की। तो काल प्रवण या फिर जीर्णता, नॉर्मली यहाँ पे जीर्णता जो कि है ये वर्ड ज़्यादातर यूज होते हैं, तो ये याद रखिए। तो जीर्णता मतलब हो गया कि जब जीव के जो शरीर होते हैं वह समय के प्रभाव के कारण, मतलब जैसे कि कोई भी इंसान, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 16+ यानी 60 से ऊपर की जो व्यक्ति होती है उसमें मतलब 50-40 के बाद तो बुढ़ापन आने लगता है। अगर वो फिट है तो 50 या 55 के एबव भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली मतलब उसकी जो शरीर है वो बुढ़ापा में बदल रहा है और समय के प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर, तो उसके कारण जो है वह क्रमिक क्षय होता है, जिसे हम लोग जीर्णता बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि लास्ट स्टेज जो होती है जीवन काल की उसे हम लोग बोलते हैं जीर्णता। तो ये बात याद रखिए। और हम लोगों के बुक में जो है वो कुछ जीवन अवधि दिए गए हैं जिसे हम लोग को जानना जरूरी है, और एग्जाम में भी MCQs में भी पूछे जाते हैं, तो ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो जीवधारी या कुछ उसकी अनुमानित आयु दिए गए हैं। जैसे तोता का है तो तोता जो है वह 140 ईयर्स जो है वह क्या है, जीवित रहता है। नॉर्मली वो 140 वर्ष जीवित रहता है, ये माना गया है। कछुआ जो है वह 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उसके बाद बरगद जो है वह 200 वर्ष तक जीवित रहता है, 200 वर्ष। तो सिकोई, मतलब सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला जो पौधा है वो सिकोई है, और सिकोई जो है वो क्या है, पूरे 3000 ईयर्स जो है वह क्या है, जीवित रहते हैं। तो सिकोई जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है नीट में पूछे गए हैं, तो ये बात याद रखिए, हो सके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे, तो हम लोग को हर एक तरह से प्रिपेयर रहना है। तितली जो है वह 1 से 2 वीक तक जीते हैं, और इसी में ही वो अपनी सारी खुशियाँ ढूंढते हैं। 1 से 2 वीक ही ये जो है वो जिंदा रहते हैं। आप लोगों ने भी तितली पकड़े होंगे, तो वो बहुत ही छोटी होती है और बहुत ही सुंदर दिखती है, और इसकी जो जीवन काल होती है यानी जीवन टाइम होता है, लाइफ टाइम जो होता है वो 1 से 2 वीक ही होता है। कौवा जो है मैक्सिमम 15 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। मगरमच्छ जो है वह 60 वर्ष तक जीवित रहता है। आगे देखिए मगरमच्छ जो है मैक्सिमम 60 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और गेहूँ जो है वह
मतलब 4 से 5 महीने, अभी तो 3 से 4 ईयर्स बोल सकते हैं, मतलब 3 से 4 महीना बोल सकते हैं कि गेहूं की फसल जो होती है 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जो हम लोग को मतलब बेसिकली मतलब 4 से 5 महीना मान करके ले ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो बहुत सारे खाद वाद डाल करके जल्दी उसको उपजाया जाता है। लेकिन मतलब जो फसल की जो टाइमिंग होती है वो 4 से 5 महीने होती है। साल में एक खेत से मैक्सिमम 3 ही फसल उगाया जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो किसान लोग खाद का उपयोग करके, क्योंकि पहले जैसा तो माहौल रहा नहीं, अभी हर एक चीज़ जो है वो टाइम पे नहीं होते, जैसे वर्षा होना चाहिए ये सब जो है वो नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से किसानों को ये सब का यूज करना पड़ता है और जल्दी से उपज होती है। अलग अलग तरह के जो दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है उस प्रकार से। तो मैक्सिमम गेहूँ की जो होती है, गेहूँ जो है वह 4 से 5 महीने तक की उसकी अवधि होती है। घोड़ा जो है 25 से 30 वर्ष तक जीवित रहते हैं और मानव की जो है वो अनुमानित 70 वर्ष, अभी के समय को लेकर के 70 वर्ष, क्योंकि अभी जो है वह क्या है, बहुत सारे मतलब बीमारियों से लड़ते लड़ते वो इंसान मर जाते हैं। और अभी मतलब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे जो है वो क्या है, मतलब मानव की जो आयु होती है उसमें कमी हो जाती है, आय में कमी हो जाती है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी उसकी, मतलब आयु में कमी हो जाएगी। तो उसकी जो आयु होती है 70 वर्ष होती है। अगर पहले के जो लोग होते थे वो 120 ईयर्स जीते थे, 130 ईयर्स तक जीते थे, मैक्सिमम 120 तो जाते ही थे, 120 से 130 तक थे। लेकिन अभी के समय में लोग जो है वह 70 प्लस तक भी नहीं जाते, इसलिए माना गया है कि 70 प्लस तक मतलब 70 ईयर्स तक मानव जी सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके कारण जो है वो क्या है, मानव मानव की जो है आयु में कमी हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जनन के प्रकार। तो जनन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में जो है वो क्या है, अलैंगिक यानी केवल एक, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, दोनों में से कोई एक युग्मक जो है वह क्या है मिल करके और नए संतति का उत्पादन करते हैं, यानी नए संतान बनाते हैं। और लैंगिक जनन में 2 विपरीत यानी अलग अलग, चाहे मतलब नर और मादा जो है वो दोनों मिल करके और क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, यानी मतलब मिल करके युग्मक बनाते हैं। युग्मक जो है वो भ्रूण में विकास हो जाता है और नए शिशु का निर्माण करता है। तो ये है लैंगिक जनन, इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अलैंगिक जनन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और जनन को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सब जानना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जो है वो हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग जान सकते हैं जनन रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बढ़ते आगे आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी देखते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है कि जीवों में जनन को यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी संतति को जन्म देता है। संतति की वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। इस जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता ही रहता है। मतलब जन्म होती है, वृद्धि होती है, मृत्यु तक चक्र चलता रहता है। फिर नए शिशु जन्म लेते हैं, फिर उसमें वृद्धि होती है, फिर वो क्या करते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तभी तो मतलब अगर कोई इंसान ना मरे तो धरती पे कितनी जनसंख्या हो जाएगी, वो सोचिए। तो ये सब जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्राकृतिक और मतलब एक बोल सकते हैं कि नेचुरल प्रक्रिया है, जिसमें ये सब चलता रहता है। शिशु जन्म लेते हैं, मतलब कोई भी जो है वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया है, वो धरती पे आया है तो एक ना एक दिन तो जाएगा, उसकी उम्र हो जाएगी, उसके जाने का टाइम हो जाएगा तो वो चला जाएगा। तो ये सब जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ये सब जो है वो जनन की एक विधि होती है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखती है। तो जनन जो प्रजाति है वो क्या है, एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है, इसी को ही बोलते हैं जनन। तो एनसीईआरटी हम लोगों ने देख लिया है। चलिए बढ़ते आगे, अब देखते हैं अलैंगिक जनन। तो देखिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन जो है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है। एकल जनक मतलब केवल एक ही जनक, चाहे वो नर हो या फिर मादा, तो उसके द्वारा जो होती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक अमीबा है, अमीबा अलैंगिक जनन का क्या है, एक अच्छा उदाहरण है।
ये अमीबा है, ये जो है वो क्या है, एक जनक है। अब अगर ये अपने जैसा अपने संतान की उत्पत्ति करेगा तो बिल्कुल ये अपने ही जैसा एक करेगा, और इसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक शामिल हो गया तो वो जो है वो क्या है, उससे नए संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। और अमीबा अमीबा जो है अलैंगिक जनन का सबसे अच्छा उदाहरण है। और दूसरा बात यह है कि जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें जो जनक होते हैं यानी जो इसके पेरेंट्स होते हैं, इसमें इसके जो शिशु होते हैं यानी जो पेरेंट्स होते हैं और जो पेरेंट्स जो जनक होते हैं जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, बिल्कुल एकदम फोटोकॉपी ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है इसमें, कोई लक्षण चेंजेस नहीं होता है, एकदम अपने जनक के समान इसमें शिशु पैदा लेते हैं, एकदम फोटोकॉपी। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल ले केला का पेड़, मान लीजिए ये केला का पेड़ है इस टाइप का, ठीक है। तो केला का पेड़ से अगर कोई पेड़ होगा तो एकदम सेम केला का ही पेड़ होगा, जिस प्रकार से वो पेड़ से वो संतति की उत्पत्ति हो रही है, एकदम फोटोकॉपी होगा। जैसे अमीबा जो है वो अपने जैसा ही शिशु को जन्म देता है। देखिए ब्यूटीफुल अमीबा है, इसको जैसा बनाओ ये तकलीफ नहीं लेता है, बस इसको जैसा बना दो ये स्माइल देता रहता है। तो अमीबा ये है, ये मान लीजिए ये जनक है और ये जो जन्म दिया ये इसका शिशु है, तो एकदम फोटोकॉपी होते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, एकदम नकल कॉपी। जैसे आप लोग जियोक्स कराते हैं ना, एकदम नकल कॉपी जो होती है उस प्रकार से ही होती है। तो ये बात याद रखिए। और इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैंने दिया है आप लोगों के लिए कि अकार्किक तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों के लिए क्लोन शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से जो है वह क्या है, क्लोन शब्द का उपयोग किया जाता है। और अकारकीय आनुवंशिक रूप में समान जीवों को क्या कहा जाता है, तो अलैंगिक जनन। अगर वहाँ पे क्लोन न हुआ तो अगर अलैंगिक जनन दिया है तो अलैंगिक जनन सही होगा। बहुत जगह होता है कि इसको हटा करके और इसको डाल देते हैं, तो दोनों तरफ से आप लोग प्रिपेयर रहिए। तो देखिए अलैंगिक जनन की जो होती है वह मैक्सिमम 5-6 जो होती है वो प्रकार होती है। पहला हो गया विखंडन, एक तो खंडन होते हैं, विखंडन होते हैं। सॉरी मैंने खंडन लिखना भूल गया है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे खंडन। देखिए खंडन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, पुनरुद्भवन और कायिक प्रजनन, कायिक जनन। तो ये जो है वो क्या अलैंगिक जनन के प्रकार है, तो हम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है। तो चलिए बढ़ते आगे, पहले देखते हैं खंडन। तो खंडन यानी फ्यूजन, खंडन यानी फ्यूजन। जैसे कि मान लीजिए खंडन, विखंडन मतलब क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। तो जनक का शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये टूट करके क्या करता है, ये 2 भागों में चेंज हो जाता है इस प्रकार से। देखिए और इससे ही मान लीजिए ये भाग है, तो इससे ही नया पेड़ का क्या होता है, निर्माण होता है, इससे ही नए प्लांट का निर्माण होता है, इससे नए शिशु का निर्माण होता है। तो इसी भाग को ही बोलते हैं विखंडन, यानी खंडों में टूट जाता है और उसमें वृद्धि होता है और नए संतान की उत्पत्ति होती है, नई जीव की उत्पत्ति होती है, तो इसी को ही बोलते हैं विखंडन। और अब देखिए इसके अंदर हो गया द्विखंडन, द्विखंडन को भी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। द्विखंडन यानी 2 भागों में टूटना, यानी क्या हो जाएगा, फ्यूजन, खंडन, विखंडन और द्विखंडन। ये 3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विखंडन यानी 2 खंडों में टूटना, जैसे जनक का शरीर जो है वह असूत्रित तथा समसूत्रित विभाजन द्वारा 2 समान संततियों में बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए जैसे कि 2n यानी द्वियुग्मक, अगर इसमें हम लोग असूत्री विभाजन कर रहे हैं तो n हो जाएगा, 2 खंडों में टूट गया। और अगर इसमें समसूत्री विभाजन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये जो है वो क्या है, 2 खंडों में ये भी बढ़ जाएगा, n n। तो ये तो हुआ अर्धसूत्री विभाजन, क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। और यहाँ पे समसूत्री हुआ, अर्ध यहाँ 2 से क्या हो गया, n में चेंज हो गया, और समसूत्री विभाजन हो रहा है तो ये n जो है वो क्या है, 2n में टूट जाएगा, यानी समान क्या हो गया, समान जो है वो क्या है, समान विभाजन हुआ है। तो 2 खंडों में टूटना द्विखंडन कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी लाइन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवों के विभिन्न भागों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक प्रजनन के विस्तृत रूप में अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव मतलब केवल एक ही जीव, पादप तथा जीव और साधारणतः जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव का एक केंद्रीय जीव
नीचे देखिए, एक केंद्रीय जीव जैसे कि प्रोटिस्टा एवं मोनीरा। ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। प्रोटिस्टा और मोनीरा जो है वह किसके अंग है? तो ये जो है अलैंगिक जनन में है। तो जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है, जो कि चित्र में आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए पहले हम लोग फिगर समझते हैं। तो फिगर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये है जनन कोशिका, जहाँ से जनन होगी, और ये जो है वह क्या है? अब ये तो नॉर्मली गोल है, ठीक है, यहाँ पे देखिए गोल दिख रहा है। अब यहाँ पे जनन की प्रोसेस होगी, तो ये गोल तो है लेकिन ऊपर से जो है क्या है, ये टूटेगा। अब यही से जो है वो क्या है, यहाँ से अब ये टूट करके और नए संतति की उत्पत्ति देगी। तो ये थोड़ा और ग्रोथ होगा, फिर ग्रोथ होगा जिसे हम लोग कलिका बोलते हैं, और ये यहाँ से टूट जाएगा, टूट करके और नए संतति की उत्पत्ति कर देगा। तो इसी प्रकार से जो है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव में विभाजन होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खंड अ जो है वो क्या है, ईस्ट में मुकुलन है, तो ये मुकुलन की विधि को दर्शा रहा है। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सब मतलब अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। क्या है? एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य में देखते हैं, जनन जब होती है तो क्या होती है, नर मतलब नर की जो स्पर्म होता है, नर का जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु जो होते हैं, वह मादा के अंडाणु में जा करके फ्यूजन करते हैं, यानी गैमीट बनाते हैं। फ्यूजन मतलब निषेचन करते हैं, और उसके बाद जो है वह गैमीट बनाते हैं, और उससे जो है वह नई शिशु की उत्पत्ति होती है। अब नई शिशु तो बन गया, तो वो जो है स्त्री के गर्भ में रहते हैं, 9 महीने तक उसके गर्भ में रहते हैं, फिर जा करके एक नए शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रक्रिया से जो है वह लैंगिक जन्म में वृद्धि होती है। लेकिन अलैंगिक जन्म में जो है वो क्या है, उसमें मतलब अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, और ये जो है वो क्या है, कोई भी अगर एक प्लांट है तो ये जो है वह क्या करेगा, धीरे धीरे जो है वह ग्रो करेगा, इस प्रकार से ग्रो कर जाएगा, और ये वाला पार्ट टूट करके और नए प्लांट का निर्माण करेगा। तो अलैंगिक जन्म में इसी प्रकार से अधिकतर देखे जाते हैं। तो बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिका जो है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, खंड अ में जो है क्लाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और पेनिसिलियम की कोनिडिया, और हाइड्रा में कलिका, और स्पंज में स्पर्म। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, ये है हम लोग का क्लेमाइडोमोनास। ये अधिकतर आप लोग को वॉलवॉक्स में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो होती है वो इस प्रकार से जो है वो क्या है, 2 यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसके बाद जो है वो नए जनन करेंगे, और इसमें जो है नए संतति की उत्पत्ति करेगी, और फिर जो है वो क्या है, नए संतान की उत्पत्ति करेगी। तो ये सब जो है वो अलैंगिक जनन में है। यहाँ देखिए, ये जो कलिका है ये टूट करके और नए जो है वो क्या है, नए प्लांट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से जो है वह इसमें अलैंगिक जनन में प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए विभाजित हो जाता है, प्रत्येक भाग एक व्यस्त जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि करता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम। याद रखिएगा, अमीबा पैरामीशियम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये हम लोग का हो गया चलनशील संरचनाएं होती है सूक्ष्मजीव, जैसे अलैंगिक जनन संरचनाएं कोनिडिया, पेनिसिलियम, कलिका में हो जाएगा हाइड्रा, और जेम्यूल्स में क्या हो जाएंगे, स्पर्म, क्या हो जाएगा, स्पंज। ये देखिए, ये जो है स्पंज है, ये स्पंज है, ये कोनोडिया है। तो ये सब जो है अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो बढ़ते आगे, अब देखते हैं बहुखंडन। पहले हम लोगों ने देखा द्विखंडन यानी 2 खंड होते हैं, बहुखंडन यानी बहुत सारे खंड होते हैं। एक अमीबा है तो ये टूटेगा, 2 खंड बनाएगा, फिर ये जो है वो टूट करके 2 खंड बनाएगा, अपने समान ही बनाएगा। तो क्या हो गया, एक से जो है वो 2, 2 से जो है वो बहुत सारे बना दिए। तो इसी को ही बोलते हैं बहुखंडन। तो चलिए लिखने का तरीका क्या है ये देखते हैं। तो बहुखंडन में जंतु का केंद्रक बार बार विभाजित होकर के अनेक संतति केंद्रक बनाता है, अर्थात जंतु का केंद्रक कई भागों में बढ़ जाता है और उतने ही नए संतति केंद्रक बनाते हैं, जैसे अमीबा। तो बहुखंडन यानी बहुत बार टूटना। मैंने आप लोग को एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो आप देखिए मुकुलन, मुकुलन क्या है, मुकुलन में देखिए कि जीवों के शरीर में अति वृद्धि,
क्या है, अतिवृद्धि मुकुलन कहलाता है, मुकुल कहलाता है। जो जनक से पृथक होकर के वृद्धि करके नए संतति यानी संतान जीव का निर्माण होता है, जैसे कि एफिलेटा। तो यहाँ पे देखिए एक प्लांट है, तो इसमें जो है वह यहाँ पे दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा और उभरेगा, क्या करेगा, ये और उभरेगा थोड़ा सा, और फिर ये जो है वो क्या है, वैसे ही प्रोसेस बढ़ता रहेगा और यहाँ से कट करके नए संतति की उत्पत्ति करेगा, नया संतान बनेगा। और एग्जाम्पल में देखिए एफिलेटा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो मुकुलन में सेम प्रोसेस होता है कि एक प्लांट होता है नॉर्मली, वो जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, और जब उसके बाहरी भाग निकल जाता है तो वहाँ पर से टूट करके और नए संतान यानी नए जीव का उत्पाद करता है। तो अब देखते हैं बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन के देखिए, बीजाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय यानी एक कोशिका होती है, एक कोशिका संरचना होती है। तो बीजाणु जनन में क्या है, बीजाणु जनन जो होती है वो एक कोशिकीय संरचना है जो कवक शरीर से अलग होकर अंकुरित करके नए जीव को जन्म देता है। तो अलैंगिक जनन में जो है वो हर एक प्रोसेस जो है वह एक ही जैसे होती है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो जाता है कि कोई भी एक ये जो है वो क्या है, जीव है, जैसे आप लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सा उभारा, फिर ये आगे प्रोसेस चलेगा, ये जो है वो अभी इस प्रकार से उभरेगा। जब ये उभर गया, जब ये इतना सारा निकल गया, ये टूट करके और नया जो है वो क्या अपना प्लांट तैयार करेगा, और ये वाला जो है वो मरता नहीं है, ये भी ग्रो ही करते रहता है। तो ये सब जो है बीजाणु जनन है। बीजाणु जनन दो प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु यानी जो गति कर सकता है, जो यहाँ से इस प्रकार से चल सकता है, और अचल बीजाणु जो वहीं पे स्थिर रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल प्लांट में लेते हैं तो चल बीजाणु एनिमल को ले सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन जो अचल बीजाणु होते हैं, जैसे प्लांट एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन प्लांट में ही दो तरह के टाइप होते हैं, एक चल बीजाणु होते हैं, एक अचल बीजाणु होते हैं। चल बीजाणु जो होते हैं कशाभिका युक्त एक केंद्रकीय होते हैं, जो हरे शैवाल मतलब ग्रीन एल्गी जलीय कवकों में पाए जाते हैं, जैसे क्लाइडोमोनास जो है वो अधिकतर आप लोग को देखने को मिलेगा वॉलवॉक्स में। तो वो जो है क्या गति करते रहता है। वॉलवॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इक्वाइटिक होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। तो वो जो है जल के माध्यम से चल करके और नए संतति की उत्पत्ति कर देते हैं। ये अधिकतर आप लोग को चल बीजाणु जो है अधिकतर क्लेमाइडोमोनास में दिखते हैं। ये चल बीजाणु अंकुरित होकर के नए जीव को जन्म देता है। चल बीजाणु जो है वो क्या अंकुरित करके नए जीव को जन्म देता है। तो चल बीजाणु यानी जो गति कर सकता है, जिसे हम लोग मोटाइल बोल सकते हैं, और अचल बीजाणु यानी नन मोटाइल यानी नहीं चल सकते। और ये जो है आप लोग को देखिए गोलाकार अथवा अंडाकार एक कोशिकीय एक केंद्रक अथवा बहुकेंद्रकीय होते हैं। अचल बीजाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, और एक कोशिकीय ही भी होते हैं, और एक केंद्रक तथा बहुकेंद्रक इसमें प्रयुक्त होता है। तो ये शैवाल तथा स्थलीय कवक में बनते हैं। ये शैवाल यानी एल्गी और स्थलीय कवक यानी टेरेस्ट्रियल जो हो जाएंगे कवक में बनते हैं, यानी ये जो है वो पानी में नहीं बनता, जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। मतलब इसमें भी जो है वो क्या है प्रोसेस होता है। तो ये तो रहा हम लोग का विखंडन। अब देखते हैं खंडन। तो मैंने बताया आप लोग को खंडन, विखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन और कायिक जनन, ये सब जो है अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो हर एक में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं और अलग अलग प्रकार से जो है वो क्या होता है उसमें संतति की उत्पत्ति होते हैं। तो खंडन देखिए, खंडन में जो है वह लिखा गया है, मतलब खंडन का मतलब हुआ है टूटना, खंड यानी टूटना। तो जनन की इस विधि में जनक का शरीर जो है किसी कारणवश दो या अनेक खंडों में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, मान लीजिए ये जनक का शरीर है, तो ये खंड में टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, दो खंड हो गए, टूट जाता है। प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नए संतति की उत्पत्ति करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है वो क्या एक संतति बनाएंगे, और ये जो है वो क्या है एक संतति बनाएंगे, तो दो बन गए। तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है खंडन में, यानी खंडों में टूट जाना। ये विधि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा आदि में देखने को मिलता है, और स्पेरोगाइरा में भी देखने को मिलता है। तो खंडन यानी खंड में टूटना, विखंडन यानी वो जो है वह मतलब दो खंडों या फिर बोल सकते हैं अपने शरीर को इस पर, मान लीजिए ये इसका बॉडी है, ठीक है, और ये जो है वह टूट जाएगा,
विखंडन मतलब ये टूट जाएगा और दो खंडों में बांट लेगा। द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन यानी दो भागों में टूटना। खंडन यानी वो अपने शरीर को जितना भी चाहे उतना भाग में तोड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या हो जाएगा, जीव जंतुओं की वह क्षमता जिसके कारण खोए हुए अंगों की वृद्धि होती है तथा नए संतति कोशिका का निर्माण होता है। पुनरुद्ध भवन में जो होती है वो जंतु की वह क्षमता होती है जिसके कारण खोए हुए उसके जो अंग होते हैं वो जो है वो क्या करता है, खोया हुआ अंगों में वृद्धि करता है और नए संतति की उत्पत्ति करता है। जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया को ले सकते हैं। तो ये सब जो है क्या है, अपने खोए हुए पार्ट को मतलब उसमें वृद्धि करता है और उसके बाद नए संतति की उत्पत्ति करता है। तो प्लेनेरिया के शरीर में अनेक टुकड़े कर देते हैं। प्लेनेरिया के शरीर के अनेक टुकड़े कर देते हैं। इसके प्रत्येक भाग संपूर्ण शरीर का निर्माण कर सकता है। प्लेनेरिया के पुनरुद्ध भवन की क्षमता अत्यधिक होती है। प्लेनेरिया में जो होती है वह पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक प्लेनेरिया है, इसको मान लेते हैं 1 2 और ये 3। तो 1 नंबर वाला भाग जो है वो यहाँ देखिए 1 2 3, तो ये 3 भाग में टूट गए यानी 3 खंड हो गए और हर एक खंड से जो है वह एक क्या करता है, एक प्लेनेरिया बनाता है। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो देखिए ये 3 खंड बनाया और पूर्ण शरीर बनाया जैसे पहले था। तो इस प्रकार से जो है वह क्या है, पुनरुद्ध भवन में होते हैं। तो फिगर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब बचा हम लोग का कायिक जनन। आई होप ये आप लोग को पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।